और इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। आदिवासियों के डीएनए टेस्ट के बयान का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सांसद राजकुमार रोत आज मंत्री मदन दिलावर के घर पर पहुंचेंगे। जयपुर पुलिस सिविल लाइन में अलर्ट दिखाई दे रही है। मदन दिलावर के घर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। दोनों तरफ पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। किसी भी वाहन के गुजरने पर मनाही है। आपको बता दें कि सांसद राजकुमार रोत ने मदन दिलावर के घर जाने का ऐलान किया था और कहा था कि वो अपना ब्लड सैंपल यानी कि अपने खून का नमूना देंगे और उसके बाद फॉरेंसिक साइंस लैब भिजवाकर मंत्री मदन दिलावर उनके डीएनए का टेस्ट करवा ले। दिलावर के घर पर ब्लड सैंपल देने के लिए राजकुमार रोत जाने वाले हैं। और इससे पहले सांसद के पहुंचने से पहले पुलिस ने किस तरह से सड़कों को सील किया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। कैसे बैरिकेडिंग की गई है और इसके अलावा दिलावर के घर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला लगातार राजकुमार रोत उसको तूल देते नजर आए। राजकुमार रोत ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। शशि हमारे ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, हमने अभी कुछ देर पहले बात भी की राजकुमार रोत से। वो तो बिल्कुल भी ये बात मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे कि वो नहीं जाएंगे, वो तो जाकर रहेंगे। अब ऐसे में जयपुर पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है, क्या तैयारियां उनके तरफ से सिविल लाइन इलाके में की गई हैं? देखिए, राजकुमार रोत अपने घर से निकले हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें शहीद स्मारक के पास ही रोक लिया है, ऐसी खबर आ रही है। और दर्शकों को हम थोड़ी देर में ये तस्वीरें भी दिखवाएंगे जहां पर राजकुमार रोत को वहां रोक लिया गया है। और ये पुलिस की कोशिश ये है कि यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। और यहाँ कैमरा पर्सन संजय कुमरे से कहूँगा जरा तस्वीरें दिखाए राजभवन और मदन दिलावर के घर की तरफ जाने वाली रोड। ये मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की तरफ जाने वाली रोड है। इसी पर आगे मदन दिलावर का घर है। यहाँ बैरिकेडिंग है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी रोजगार मेले के लिए निकलेंगे, इस लिहाज से पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। यहाँ से पैदल भी किसी की एंट्री नहीं है और गाड़ियों पर से भी एंट्री किसी की नहीं है और सभी को रोका जा रहा है। खास बात ये कि पुलिस सुबह से यहाँ जाब्ता लगाए बैठी है और वो भी एहतियातन इसलिए कि मंत्री मदन दिलावर के घर की तरफ कोई ना जा पाए। जिस तरीके से सांसद राजकुमार रोत ने विरोध का ऐलान किया था, उस विरोध को देखते हुए यहाँ कोई न्यूसेंस की स्थिति ना हो, इन सब हालात को देखते हुए ये नाकेबंदी, ये बैरिकेडिंग की गई है। और इस बैरिकेडिंग के चलते ही, मुख्यमंत्री के मूवमेंट के चलते पुलिस ने शहीद स्मारक पर ही राजकुमार रोत को रोक लिया है। जी शशि मोहन, ये यहाँ की तस्वीरें, थोड़ी देर पहले तस्वीरें आ रही थी अमर जवान ज्योति की, जहाँ पर राजकुमार रोत भी थे, रामकेश मीणा भी नजर आ रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। आसपास का जो एरिया है वो किस तरह का वहाँ पर घटनाक्रम अभी देखा जा रहा है? कहाँ पर अभी सांसद की मौजूदगी है और बैरिकेडिंग है, तो फिर आगे की प्लानिंग क्या? देखिए, ये जगह तो पुलिस ने सेफ जोन में ले रखी है क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं। राम मंदिर है यहाँ से तकरीबन 400 मीटर दूर, वहाँ पर से ही अंदर किसी को नहीं आने दिया जाएगा। और जो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर की जगह है जहाँ शहीद स्मारक है 2 किलोमीटर दूर, वहाँ पर सभी को रोक लिया है, इधर नहीं आने देंगे। हालाँकि उन लोगों का यही कहना है, जैसा सुबह राजकुमार रोत कह रहे थे कि वो आदिवासी हैं और वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, ये बात उन्होंने कही। और इस बयान को लेकर जो मदन दिलावर की प्रतिक्रिया आई थी वो उनको नागवार गुजरी है। हालांकि मदन दिलावर अपनी बात पर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी बात को जिन शब्दों में, जिन भावना से लिया गया है वो उनकी भावना नहीं थी। लेकिन कई बार कई मुद्दे राजनेताओं के लिए इतने मुफीद होते हैं कि वो उनको खुद हवा देना चाहते हैं। और यही कारण है कि राजकुमार रोत और उनके साथ में कुछ जो दूसरे विधायक, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं, वो पहुंच रहे हैं। लेकिन रामकेश मीणा, राजकुमार रोत दोनों को पुलिस ने अमर जवान ज्योति पर रोक दिया। इस पूरे घटनाक्रम में अभी ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि उपचुनाव होने वाले हैं 84 सीट पर। इसके साथ ही दौसा अगर सीट देखी जाए या देवली उनियारा सीट देखी जाए, वहाँ पर भी शेड्यूल्ड ट्राइब के वोटर्स काफ़ी हैं। क्या आपको लगता है कि ये 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कारण मामला ज़्यादा गर्मा रहा है? उपचुनाव न होते तो शायद फिर भी ठंडा हो चुका होता।
सीधे तौर पर चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि 84 सीट जो राजकुमार रोत के इस्तीफे के बाद खाली हुई है उस सीट पर इसका ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, दौसा और देवली को इससे सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि इधर आदिवासी समाज में इतना रिटेलिएशन इस बयान को लेकर के नहीं है। हालांकि राजकुमार रोत कह रहे थे कि पूर्वी राजस्थान के लोग भी उनके साथ हैं और रामकेश मीणा का साथ होना ये दिखाता है, लेकिन रामकेश मीणा पहले भी इस तरह के विरोध जताते रहे और किरोड़ीलाल मीणा आमागढ़ पर मीन भगवान का झंडा फहरा करके उस विरोध को निष्क्रिय करते हुए दिखाई दिए। जी शशि, इन सबके बीच में एक चीज समझने वाली हो जाती है कि ये जो पूरा मामला है, अब इसको भले ही हम चुनाव से जोड़ें या ना जोड़ें, लेकिन राजकुमार रोत साहब से जब ये सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत क्यों की, ज़रूरत क्या थी इस बयान को देने की, कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं, हम क्या हैं क्या नहीं करते हैं, आपसे किसी ने पूछा नहीं कि आपकी व्यक्तिगत आस्था किस ओर है, तो वो बचते नजर आते हैं ऐसे सवालों से। इसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको? देखिए, आदिवासी समाज में ये एक बड़ा मुद्दा है और ये बात सही है कि आदिवासी अपने आप को प्रकृति पूजक मानते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से आप हिंदू नहीं होने की बात कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप प्रकृति पूजक हैं और हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है और सनातनी जो आदिकाल से चले आ रहे हैं वो भी सनातनी हैं और जो आदिवासी जो आदि काल से चले आ रहे हैं वो आदिवासी हैं, आदिकाल से रह रहे हैं वो आदिवासी हैं और जो सनातन से चले आ रहे हैं, शुरुआत से चले आ रहे हैं वो सनातनी हैं। दोनों प्रकृति पूजक हैं, दोनों ही व्यवस्थाओं में, चाहे आदिवासी अपने आप को प्रकृति पूजक बताते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन सनातन भी प्रकृति पूजक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष मिले हैं पशुपति शिव के, नंदी के और प्रकृति के दूसरे प्रतीक चिन्ह हैं जिनमें सूर्य की उपासना के जिक्र मिलता है, तो ये दोनों ही प्रकृति पूजक हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मूल में जाएंगे आप तो अंतर नहीं कर पाएंगे। हाँ, समय के साथ में अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग क्लान्स निकल जाती हैं, वो अपने आप को विभेद करती हैं और थोड़ी देर में यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। जैसे ही इस लाइव को हम ख़त्म करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि राजकुमार रोत के पास पहुँच करके उनकी भावना भी बताने की कोशिश करें दर्शकों को। अच्छा, इन सब के बीच में मदन दिलावर एक बेबाक नेता के तौर पर देखे जाते हैं और वो कोई भी बयान देने से पहले पीछे नहीं हटते, कुछ भी बोल देते हैं, आप कह सकते हैं उनको। इन सब कोशिशों से जो कि रोत साहब कर रहे हैं लगातार, क्योंकि इस मामले को लगातार तूल दे रहे हैं, उन्होंने अपने शब्द भी वापस लिए मदन दिलावर ने, उन्होंने कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, उसके बावजूद लगातार इसमें घी डाल रहे हैं आग में लगातार राजकुमार रोत। इन सब से मदन दिलावर की सेहत पर कोई फर्क पड़ता आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे? क्योंकि वो तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ हैं, अब यहाँ पर जो ड्रामा चल रहा है वो चलता रहेगा। देखिए, भावनात्मक रूप से मदन दिलावर एक भावुक व्यक्ति हैं और पिछले दिनों आपने उनको सुना, उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, अपने संघर्ष के जीवन में सब्जियां बेची, फल बेचे, फिर इंजीनियरिंग की और नौकरी जब तक नहीं लगी थी, जब तक राजनीति में भी सक्रिय रूप से नहीं आई थी, तब तक घूम घूम करके कपड़े बेचे साइकिल पर। तो भावनात्मक रूप से व्यक्ति हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, ये बातें सही है, लेकिन जो उनका बयान था उसके लिए वो खुद खेद जता चुके हैं और उस बयान को कह चुके हैं कि वो उनकी भावना ऐसी नहीं थी और भावना जब उनकी ऐसी नहीं थी तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन कई बार राजनेताओं के लिए मुद्दे जीवित रखना ज़रूरी होते हैं और राजकुमार रोत के लिए आदिवासियों का मुद्दा जीवित रखना उतना ही ज़रूरी है जितना 84 विधानसभा सीट का चुनाव जीतना उन्हें ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि उनकी लगातार 2 बार जीती हुई सीट है, ऐसे में उनकी भावना उस सीट के साथ में है। तो वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को लगातार ज्वलंत बनाए रखा जाए, इस मुद्दे को जीवित बनाए रखा जा सके, जिससे आदिवासियों के सेंटिमेंट्स को चुनाव में एनकेश किया जा सके। लेकिन शशि मोहन, जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था कि पुतले फूंके जा रहे थे, मदन दिलावर का पुतला फूंका गया, उनके घर के घेराव की कोशिश होने वाली है, ब्लड सैंपल देना, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें प्रतीकात्मक हैं? ये केवल कैमरे के लिए होने वाली चीजें हैं? इसका क्या ग्राउंड पर असर पड़ता है? वाकई आदिवासी समाज क्या इन सारी चीज़ों से, इन सारे फैक्टर से संचालित होता है? आदिवासी समाज का उत्थान करना है तो उस समाज के प्रतिनिधि के तौर पर एक सांसद के पास और भी तो ऑप्शंस होते हैं। देखिए, सांसद के पास विकल्प होते हैं, लेकिन विकल्प वो चुने जाते हैं जो जनता को प्रिय हों, जनता को आसानी से समझ में आए और जनता को जब विरोध पुतला जलाने से या किसी बयान से जिस तरीके से आसानी से समझ में आए वही बयान पसंद किया जाता है। और ये बात सही है कि कोई भी नेता जो होता है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करना चाहता है, वो अपना मैसेज मासेज में किस तरीके से ज़्यादा जल्दी
ज़्यादा सकारात्मक तरीके से और ज़्यादा गहराई तक असर करने वाला छोड़ सकता है, उस हिसाब से राजनीति की जाती है। और इसमें पुतला जलाना, विरोध प्रदर्शन करना, धरने देना, नारेबाजी करना, ये सारे घटनाक्रम चलते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों